सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन बिजनेस को ओन करता है और रन करता है। यहाँ पर बिजनेस और बिजनेस के ओनर में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम ही होते हैं। इंडिया में एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करना सबसे सिंपल है और इसमें कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो बिजनेस का ओनर होता है वो सारे प्रॉफिट्स को रिसीव और एंजॉय करता है, और इसके साथ ही वो बिजनेस में जो जितने भी लॉस होते हैं, बिजनेस के डेट्स हैं, लोन्स या लाइबिलिटी, उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल होता है। और कल को बिजनेस के ऊपर कोई केस होता है या कोई बिजनेस को स्यू करता है तो वो केस ओनर के ऊपर ही पर्सनल होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को एज ए बिजनेस शुरू करने के कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत ही ईजी होता है। इसमें पेपर वर्क और कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और बिज़नेस बड़ी ईजिली शुरू हो जाता है। फिर रजिस्ट्रेशन के खर्चे या कॉस्टिंग बहुत कम होती है, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ लाइसेंस चाहिए जो कि आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी है तो वो आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, आपको सिर्फ उनकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। और ओनर का बिज़नेस के ऊपर 100% कंट्रोल होता है, बिकॉज वही एक सिंगल पर्सन होता है जो बिज़नेस को रन कर रहा होता है और उसे अपने डिसीजन लेने के लिए किसी की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। जैसे हमने पहले बताया कि इसमें पेपर वर्क बहुत कम होता है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत कम होती हैं बिज़नेस को शुरू करने के लिए। साथ ही जब बिज़नेस को रन करते हैं उस टाइम भी पेपर वर्क और कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम या मिनिमम होती है। और गवर्नमेंट ने कुछ इसको टैक्स बेनिफिट भी दिए हुए हैं। सबसे बड़ा टैक्स बेनिफिट ये है कि जो इंडिविजुअल का टैक्स स्लैब होता है वही बिज़नेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हमें जैसे आज की डेट में 12 लाख की टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है जिस पे हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के स्कीम्स निकाली हुई हैं, जैसे 44AD 44ADA। इनके बारे में डिटेल से समझने के लिए आप अपने सीए से डिस्कस कर सकते हो। किसी चीज़ के इतने फ़ायदे हैं तो कुछ लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स तो होंगे ही होंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कल को बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन की पर्सनल एसेट्स को एक्वायर किया जा सकता है। अगर किसी चीज़ के इतने फ़ायदे हैं तो कुछ लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स तो होंगे ही होंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कल को बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन की पर्सनल एसेट्स को एक्वायर किया जा सकता है। उसके बाद ग्रोथ का पोटेंशियल थोड़ा कम होता है, बिकॉज जो आज की डेट में एंजल इन्वेस्टर्स या अदर इन्वेस्टर्स हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते और हम उनसे फ़ंड नहीं रेज़ कर सकते। हमें फ़ंड रेज़ करने के लिए सिर्फ बैंक्स के पास ही जाना पड़ता है। फिर बिज़नेस को अगर हम कल को सेल करना चाहते हैं या इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम एज ए होल पूरे बिज़नेस को सेल नहीं कर सकते, हमें अलग अलग बिज़नेस की एसेट्स को सेल करना पड़ता है। इससे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर ओनर को कुछ हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी, उसकी कोई डिसेबिलिटी हो जाए या कोई लॉन्ग इलनेस हो जाए तो बिज़नेस को डिसकंटिन्यू ही करना पड़ता है, बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर पड़ता। इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों देख के हमने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि हमने एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस को शुरू करना है, चलाना है, तो उसके स्टेप्स हम देखते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। हम बिज़नेस को शुरू करने के लिए ओनर के नाम से ही शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम अरुण है तो मैं अरुण के नाम से भी बिज़नेस को शुरू कर सकता हूँ। लेकिन हम कहते हैं कि आज की डेट में मार्केट जो बिज़नेस का नाम है वो आपके बिज़नेस के आइडिया या प्रोडक्ट से थोड़ा अलाइन करना चाहिए और मार्केट में जो नाम ट्रेंडिंग में है वो होना चाहिए। तो आपको एक यूनिक सा नेम अपने बिज़नेस के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। तो उसके बाद का स्टेप है कि हम इस जो आपने नेम चूज़ कर लिया, अगर चाहें तो उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं ताकि उस नेम को कोई और यूज़ ना कर सके। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आपका बिज़नेस थोड़ा बड़ा हो गया तो सेम बिज़नेस के नेम को यूज़ करके कोई और बिज़नेस शुरू कर देता है, तो आपको बिज़नेस के नेम का इतना फ़ायदा नहीं हो पाता। तो अगर आपने बिज़नेस के नेम को रजिस्टर कर लिया है, ट्रेडमार्क ले लिया है, उसके बाद आपको पैन कार्ड लेना पड़ता है। पर ये वाला स्टेप एक फॉर्मेलिटी है, बिकॉज आज की डेट में 99% लोगों के पास अपना पैन कार्ड होता है। और यहाँ पर जब बिज़नेस का ओनर और बिज़नेस सेम ही है तो बिज़नेस के ओनर का जो पैन कार्ड है उसी को यूज़ करके हम बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास पैन कार्ड भी हो गया, ट्रेडमार्क भी हो गया, इसके बाद अगर हमने बिज़नेस करना है तो हमें लोगों को बैंक पेमेंट करनी होती है। तो बैंक में पेमेंट करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमें बिज़नेस के नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। फिर हम जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक हमसे कहता है कि आपने बिज़नेस का बैंक अकाउंट खुलवाना है तो या तो हमारे पास जीएसटी सेशन होनी चाहिए, या एक होता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या लेबर लाइसेंस होना चाहिए, या फिर एमएसएमई, जिसको आज की डेट के हम उद्यम आधार भी बोलते हैं। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जो भी हम पे एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट होता है हमें वो अप्लाई करते हैं। उस डॉक्यूमेंट के आने के बाद हम बैंक में जाते हैं और अकाउंट खुलवा लेते हैं। सबसे पहले आते हैं एमएसएमई, उद्यम
आधार के ऊपर। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है सबसे इजी है लेना, और इसकी कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं है, और बाद में भी कंप्लायंस कोई नहीं होती। बल्कि इसका बेनिफिट है कि कल को हमने गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोन सब्सिडी की स्कीम लेनी है तो वो लेनी ईजी हो जाती है, और कोई कस्टमर अगर हमारी पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा तो हम उसको इसके थ्रू फोर्स कर सकते हैं कि हमारी पेमेंट टाइम पे हो। तो ये वाला डॉक्यूमेंट हम कहते हैं कि रिकमेंडेड करते हैं कि सभी को लेना चाहिए। इसके बाद आ गया शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। अगर आपकी फ़िज़िकल शॉप या ऑफिस है तो आपको ये लेना चाहिए इंडिया में। ये आपको लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या लेबर डिपार्टमेंट से मिल जाता है। इसके बाद आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इंडिया में अगर आप कोई भी बिज़नेस रन कर रहे हो, अगर सर्विस का बिज़नेस है तो अगर आपकी सेल 20 लाख से ज़्यादा है, और अगर आपका प्रोडक्ट का बिज़नेस है, अगर आपकी सेल 40 लाख से ज़्यादा है, तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और वहाँ पर रजिस्टर कराना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर इससे भी कम है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो, या ऑनलाइन बिजनेस में कर रहे हो, या फिर कुछ बड़े कॉरपोरेशंस को सेल कर रहे हो, वो भी कहते हैं कि आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम जीएसटी डिपार्टमेंट की साइट पे जाके अपना जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको पहले अपने सीए की हेल्प लेनी चाहिए। खुद अप्लाई नहीं करना चाहिए, खुद अप्लाई करने पे आपको बाद में नुकसान हो सकता है। और अब कुछ इंडिया में स्पेशल बिजनेस हैं जिनके ऊपर ना स्पेशल लाइसेंस लगते हैं, जैसे कि अगर फूड बिजनेस कर रहे हो तो FSSAI फसाई का लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप मेडिसिन को से ट्रेडिंग कर रहे हो तो ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आप कोई पेस्टिसाइड्स कीड़े मार दवाई सेल करते हो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो भी आप पे लाइसेंस या सर्टिफिकेट लगता है आपको वो अप्लाई करके लेना चाहिए। ये तो हो गया अगर आप इंडिया में डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो। और अगर आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो आपको IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हो। देखो, हमने बिज़नेस के लिए जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स थे वो ले लिए, बैंक में अकाउंट भी खुलवा लिया, उसके बाद हम बिज़नेस को रन कर रहे हैं। जब आप बिज़नेस को रन करते हो तो आपको उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। आपको आपकी जितनी इनकम हुई है, सेल हुई है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, और जो खर्चे या परचेज़ है उसको भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। या आप एक मैनुअल लेजर में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो। आजकल मार्केट में काफ़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो ईजी टू यूज़ हैं और काफ़ी चीप हैं। आप ऑनलाइन जाके देख के उनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर चूज़ कर सकते हो। जब आपने सॉफ्टवेयर ले लिया और पूरी अकाउंटिंग कर ली, 1 ईयर पूरा हो गया, उसके बाद आपको 1 साल के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाके अपनी ITR फाइल करनी होती है। उस ITR को फाइल करने में आपका CA हेल्प करता है और बताता है कि आपकी कितनी इनकम टैक्स लायबिलिटी है, और टैक्स पे करने में भी आपकी हेल्प करता है। ये तो हो गई इनकम टैक्स की बात। अब कुछ लोग जो GST के लिए भी, जिन पे GST एप्लीकेबल होता है, उनको GST की रिटर्न भरनी पड़ती हैं, जो कि आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग मंथली या क्वार्टरली हो सकती है। उसके लिए आपको GST 1 या 3B रिटर्न फाइल करनी होती है। उसके लिए भी आप अपने CA के पास जाके उसकी हेल्प ले सकते हो। और ये जितने भी हमने आपको लाइसेंस बताए हैं या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, वो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड साइट्स हैं या लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। आप उन पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप जब भी हमें कॉल करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।